हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी ऑफ कोडेड क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा आज हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में स्टडी करेंगे। आज इनको जानेंगे अच्छे से। किंगडम मोनेरा है क्या? यह एक तरह का बैक्टीरिया है जो प्रोकैरियोट्स है। क्या है? यह एक प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर न्यूक्लियस डेवलप नहीं हो, उसे हम प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। जैसे देखिए, ये सेल है। किसी में सेल वॉल होता है, किसी में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। किसी भी सेल में न्यूक्लियस होता है। अगर न्यूक्लियस है और इसके अंदर क्या है? डीएनए। अगर किसी सेल में न्यूक्लियस है तो उसे हम यूकैरियोट बोलेंगे। और जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, जो सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, उसका डीएनए नेकेड है, उसे हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। तो मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है। इसके पास न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है। तो आइए देखते हैं मोनेरा के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। मोनेरा के अंदर हम कुछ टॉपिक पहले बता देते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। मोनेरा के अंदर सबसे पहले हम लोग उसका जनरल कैरेक्टर देखेंगे। जनरल कैरेक्टर। दूसरा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और चौथा, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। किंगडम मोनेरा का जनरल कैरेक्टर देखेंगे। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। ये चारों टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। जनरल कैरेक्टर में बस मोनेरा का कुछ कैरेक्टर पढ़ेंगे कि वो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे है, कहाँ पे एग्जिबिट करता है, कहाँ पे रहता है, किस कंडीशन में, उसका इन्वायरमेंट क्या है, वो देखेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो किस तरह खाना खाता है, उसे हम देखेंगे, पढ़ेंगे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन बच्चे उत्पन्न किस प्रोसेस से करते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। और क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा को हम कैसे बांटे हैं, कितने भाग में बांटे हैं, ये हम देखेंगे। अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे अभी। देखिए बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? किंगडम मोनेरा। इसमें हम देखें कि किंगडम मोनेरा में जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, हमें रिप्रोडक्शन का मोड पढ़ना है, न्यूट्रिशन का मोड पढ़ना है, और इसका क्लासिफिकेशन, ये सब का मोड पढ़ना, यानी कि ये किंगडम मोनेरा में ये सब कैसे होते हैं, ये सब के बारे में भी हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल कैरेक्टर। किंगडम मोनेरा का कुछ तो कैरेक्टर होगा जिसके बेसिस पे हम पहचानते हैं कि ये किंगडम मोनेरा का ग्रुप में आता होगा। तो देखिए, किंगडम मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। मोनेरा का ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब है, मैंने अभी समझाया आपको कि एक सेल है, उसमें डीएनए नेकेड है, यानी कि बिना न्यूक्लियस का है। उस सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो जिस ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसे हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं।
तो मोनेरा का सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है। बैक्टीरिया एक सोल मेंबर है, यानी कि मोनेरा ग्रुप का सबसे ज्यादा पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। मोनेरा जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब आएगा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब इसके क्लासिफिकेशन में इसके क्लासेस आएंगे। तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पाया जाता है। आप सुने होंगे कि मुट्ठी भर, आप अगर आप अपना मुट्ठी भरे तो इस मुट्ठी में थाउजेंड या मिलियन ऑफ बैक्टीरिया बंद हो जाएंगे, हमारे मुट्ठी में आ जाएंगे। हम इस आँख से नहीं देख सकते बैक्टीरिया को, इतने छोटे होते हैं वो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। मोनेरा में ज्यादातर बैक्टीरिया आते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं उसे हम नहीं देख पाते हैं अपनी नंगी आंखों से, इन खुली आंखों से हम नहीं देख पाते। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप ये सब का यूज करना पड़ता है। और उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है। सेल स्ट्रक्चर उनका प्रोकैरियोटिक होता है। बैक्टीरिया मोनेरा ग्रुप के सोल मेंबर है। कौन है? सोल मेंबर है, यानी कि सबसे अधिक बैक्टीरिया ही मोनेरा में पाए जाते हैं और इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। मोनेरा का जैसे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन सेल वॉल के बेसिस पे भी किया है, तो मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं जो किनके बने होते हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन का। किनका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आर्कीबैक्टीरिया और मैक्रोप्लाज्म। मैक्रोप्लाज्म में सेल वॉल होता ही नहीं, तो वो बनेगा कैसे? लेकिन उनके कुछ फीचर ऐसे हैं जो मोनेरा के जैसे हैं, इसीलिए उन्हें मैक्रोप्लाज्म को मोनेरा ग्रुप में रखा गया। लेकिन एक्सेप्शन है, वो उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन आर्कीबैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकेन का नहीं बना हुआ रहता है, उनका सेल वॉल किसी और प्रोटीन से बना हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, और मोनेरा, जितना भी मोनेरा का जो किंगडम मोनेरा है उसमें जितना भी ऑर्गेनिज्म है उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो, उनका सेल प्रोकैरियोटिक टाइप का होगा। बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मेंबर हैं मोनेरा किंगडम में। मोनेरा किंगडम के सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। उनका सेल वॉल में बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का, एक्सेप्ट यानी कि आर्कीबैक्टीरिया और मैक्रोप्लाज्म में नहीं पाए जाते। मैक्रोप्लाज्म में नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी मोनेरा ग्रुप में रखा गया, क्योंकि इनका जो फीचर है और भी जो फीचर है वो मोनेरा के जैसा मिलता है, इसीलिए हम इन्हें प्लेस किए हैं। और आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उनका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का नहीं बना हुआ रहता है, उनका किसी और प्रोटीन का बना हुआ रहता है। जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड। अभी मैंने बताया कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो ऑब्वियसली ये बात हम कह सकते हैं कि डीएनए उनका यानी कि खुला होगा। जो उनका डीएनए है वो इन्वेलप में नहीं होंगे, नेकेड होंगे, खुला होंगे, नंगे होंगे। इनका डीएनए खुला होगा, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इस सेल में न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन हम इन्हें नाम न्यूक्लियोइड देते हैं। न्यूक्लियोइड कहते हैं। ऑल मेंबर बाउंड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट। यानी कि प्रोकैरियोटिक का एक और फीचर होता है कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ऑर्गेनेल के, वो एब्सेंट होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, आप 10 में देखे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, तो आप देखे होंगे इनर मेंबर और आउटर मेंबर, ये दो मेंबर से मिलकर बने हुए हैं। इसी तरह जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और भी जितने भी ऑर्गेनेल सेल में पाए जाते हैं, वो जो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं,
सराउंडेड होते हैं वो अब्सेंट होते हैं प्रोकायोटिक ऑर्गेनिज्म में। कंटेन 70s टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक 70s और एक 80s। तो प्रोकार्योट में हमेशा देखा गया है कि 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। जो हम राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, हमें मदद करता है, उसका सिंथेसाइज करता है, उसे राइबोसोम कहते हैं। और प्रोकार्योट में राइबोसोम कैसा होता है? 70s। और 70s मोनेरा प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि मोनेरा में राइबोसोम 70s टाइप का पाया जाता है। सिंस माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मोनेरा में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि लोग रिस्पिरेशन कैसे करता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर ऑफ हाउस, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मोनेरा को एनर्जी कैसे मिलता होगा? ये मन में ख्याल आ रहे होंगे। यहाँ तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, लेकिन जो हमारे मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वाल हो गया किनारे वाला, और ये जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जिसे हम रिस्पिरेटरी एंजाइम कहते हैं। उसके मदद से वो लोग अपने एनर्जी को, अपने आप को रेगुलेट करते हैं, बना अनेक इस अपने जो भी काम है उसे करते हैं। हमें एनर्जी मिलता है तो हम अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। लेकिन मोनेरा के पास माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, उन लोग रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कर ही नहीं सकता, उन लोग एटीपी फॉर्म कर ही नहीं सकता। तो इन लोग कैसे बनाता है? तो इन लोग के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उसके हेल्प से उसके हेल्प से इन लोग अपने काम को करते हैं, अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करवाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब हम क्या पढ़ेंगे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि मोनेरा अपना खाना कैसे खाता है, कैसे बनाता है, कैसे अपने आप को सरवाइव कर पाता है इस इन्वायरमेंट में, इस वातावरण में कैसे अपने आप को बना पाता है। तो न्यूट्रिशन इसके अंदर 2 तरह से होता है, एक ऑटोट्रॉप, एक हेटेरोट्रॉप। एक होता है ऑटोट्रॉप, एक क्या होता है? ऑटोट्रॉप, और दूसरा हेटेरोट्रॉप। पहला ऑटोट्रॉप जो क्या है? जो खुद से खाना बनाता हो उसे हम ऑटोट्रॉप कहते हैं। और हेटेरोट्रॉप का मतलब होता है जो दूसरे पर डिपेंड हो। जैसे पेड़ खुद से खाना बनाता है तो उसे हम ऑटोट्रॉप बोलेंगे। पेड़ क्या करता है? खुद से खाना बनाता है, सूरज का लाइट को लिया, मिनरल्स को लिया और अपना खाना खुद बनाता है, वो उसे हम ऑटोट्रॉप कहते हैं। और जैसे हम इंसान, हम खाना पकाते खुद हैं लेकिन बनाते नहीं हैं। अब हम प्लांट के रिसोर्स को यूज करके उसे पका के उसे खाते हैं, यानी कि हम दूसरे पर डिपेंड होते हैं। हम किसी का मांस खाते हैं तो किसी का सब्जी, किसी का जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सब पेड़ का प्लांट है। और मीट वगैरह जो भी है वो हम दूसरों से लेते हैं और खुद बना के पका के खाते हैं, यानी कि दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अगर चावल नहीं मिलेगा तो हम खाना नहीं बना सकते, नहीं बना पाते। तो जो दूसरे पर डिपेंड हो, जो खुद से खाना नहीं बनाता है, उसे हम हेटेरोट्रॉप बोलते हैं। तो मोनेरा में ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप दोनों तरह से देखा गया है। वो खुद भी खाना बनाते हैं और दूसरों के ऊपर भी डिपेंड हो जाते हैं। ऑटोट्रॉप वो लोग कैसे, किस तरह करते हैं आइए देखते हैं। वो लोग फोटोसिंथेटिक भी करते हैं और कीमोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू करते हैं। फोटोसिंथेटिक क्या है? जो सूरज का लाइट को यानी कि सनलाइट को केमिकल एनर्जी में, सनलाइट को यूज करके उन लोग अपने खाना को बनाते हैं। सनलाइट लिए, मिनरल्स लिए और अपना खाना बनाए, उसे हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, यहाँ पे हम सनलाइट ले रहे थे, किसका यूज कर रहे थे? सन का, सूरज का
लाइट का यूज करके हम खाना बना रहे थे, लेकिन केमिकल की सिंथेटिक में केमिकल का यूज करेंगे। सनलाइट की जगह किसका यूज करेंगे? केमिकल का। केमिकल का यूज करके हम खाना को बनाएंगे। जैसे H2S को हम तो कुछ केमिकल आया यहाँ पे, इसको ब्रेक किया, इसको क्या किया? ब्रेक किया, और H+S इसको तोड़ डाला और ये अपनी एनर्जी के रूप में ले लिया। तो यहाँ पे केमिकल आया, इसे तोड़ा और खाना ये लोग अपने एब्जॉर्ब कर लिया। और सनलाइट में होता है जैसे C6H12O6, ये CO2 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन, ये सब बनाते हैं। तो यहाँ पे सनलाइट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? सनलाइट का। जिसमें सनलाइट का उपयोग होता है उसे हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप कहते हैं, और जिसमें केमिकल का यूज किया जाए उसे हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बोलेंगे। मैं फिर से बताती हूँ, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप का मतलब होता है सनलाइट का जो एनर्जी है उसे यूज करके खाना बनाना फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप कहलाता है। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप में केमिकल का जो एनर्जी है उसे यूज कर लेना, उसे इनऑर्गेनिक मान लीजिए यहाँ पे इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसे हम ऑर्गेनिक में तोड़े तो इसमें इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में तोड़ने के लिए हम इनऑर्गेनिक जो मोनेरा है वो इनऑर्गेनिक को नहीं कंज्यूम करता, नहीं खाता, लेकिन ऑर्गेनिक को कंज्यूम करके अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो अगर यहाँ पे हम केमिकल का यूज करेंगे तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो जाएगा। अगर हम इसे तोड़ने के लिए सनलाइट का यूज करें तो हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप की कैटेगरी में रखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। हेटेरोट्रॉप जो खुद से खाना नहीं बनाता, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, जैसे पैरासाइट, सिम्बायोटिक और एस्पेरोट्रॉपिक। पैरासाइट, सिम्बायोटिक, एस्पेरोट्रॉपिक। पैरासाइट ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे मोनेरा के कुछ बैक्टीरिया जो है वो पैरासाइट के जैसा वर्क करते हैं, अपना खाना पैरासाइट के रूप में लेते हैं। पैरासाइट है क्या? पैरासाइट ये यानी कि बोल सकते हैं ऐसा, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में आए, आपको हार्म करे, यानी कि खुद खाना खाए, अपना न्यूट्रिशन ले और आपको हार्म करके भी चला जाए। यानी कि जैसे कोई मेहमान आया, खाया पिया मस्त एकदम आपका खर्चा करवाया, उसके बाद जाते जाते कुछ सामान भी चोरी करके ले गया, यानी कि आपको नुकसान भी दे के चला गया, खर्चा भी करवाया और नुकसान भी करवा के चला गया, उसे हम पैरासाइट की कैटेगरी में रखेंगे। उसी तरह कुछ बैक्टीरिया होता है जो हमारे बॉडी में आते हैं, इंटर करते हैं, हमारे शरीर का जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसे खाते हैं और हमें हार्म करके यानी कि बीमार करके चले जाते हैं, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे शरीर में आते हैं, इंटर करते हैं, खाते पीते मस्त है और हमें बीमार भी करके चले जाते हैं, उसे हम पैरासाइट की कैटेगरी में रखेंगे। तो मोनेरा जो बैक्टीरिया है वो खाना पैरासाइट के रूप में भी खाता है। सिम्बायोटिक, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पैरासाइट में रिलेशन प्लस और माइनस का, एक को तो फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को नुकसान हो रहा है, इसलिए पैरासाइट को हम लोग प्लस माइनस के कैटेगरी में करते हैं। और सिम्बायोटिक यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगा प्लस का, ऐसा बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में इंटर करे, अपना खाना खाए लेकिन हमें कोई तरह का प्रॉब्लम ना करे, यानी कि हमें फायदा ही करके जाए। जैसे मान लीजिए हम
कुछ ऐसे बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जैसे ई कोलाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, जो हमारे खाना को पचाने में हेल्प करता है। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आते हैं, इंटर करते हैं, खाते पीते मस्त रहते हैं और कोई नुकसान नहीं करके जाते, उसे हम सिम्बायोटिक के कैटेगरी में रखेंगे। स्पायरोट्रॉपिक, इसमें ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, डेड ऑर्गेनिज्म है, मरा हुआ ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर आए और अपना एंजाइम सिक्रीट किए, उसके बाद सिक्रीट करने के बाद उसे जब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में टूट गया, जब खाने के जैसा उनका मिनरल्स हो गया तो वो एब्जॉर्ब कर लिए, उसे हम स्पायरोट्रॉपिक बोलते हैं। मैं फिर से स्पायरोट्रॉपिक के बारे में बताती हूँ। ऐसा बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिज्म पर वर्क करते हैं, मरे हुए स्पीसीज पर, प्रजाति पे अटैक करते हैं। मान लीजिए कोई पत्ता है या कोई जानवर मर गया है और उसे हम खुले में फेंक दिए, तो देखिएगा कुछ समय के बाद वो डिजनरेट हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो कैसे? उस पे बैक्टीरिया आया, उसके बाद एंजाइम सिक्रीट किए, उसे धीरे धीरे एब्जॉर्ब किया, उसके बाद वो जो डेड ऑर्गेनिज्म है, जो मरा हुआ जानवर या पत्ता जो भी हमारे इन्वायरमेंट में खुला है, उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। इसमें ज्यादातर डिकम्पोजर, उसे हम डिकम्पोजर कहते हैं, और इसमें स्पायरोट्रॉपिक में डिकम्पोजर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा आता है। आई होप आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा का समझ में आ गया होगा। मोनेरा का न्यूट्रिशन कितने प्रकार का है? ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप में फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉप में पैरासाइट, सिम्बायोटिक और स्पायरोट्रॉपिक। अब हम देखते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कि मोनेरा रिप्रोडक्शन कैसे करता है। वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से करते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते। इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, मेल और फीमेल गैमेट आया और फ्यूजन किया, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन मोनेरा में कभी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। बस हम इस मोनेरा को इसलिए बोलते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर किया जाता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादातर वो बाइनरी फ्यूजन परफॉर्म करते हैं। बाइनरी फ्यूजन, अपने बॉडी को दो भाग में डिवाइड कर लेना ही बाइनरी फ्यूजन कहलाता है। तो मोनेरा इसी प्रोसेस को सबसे ज्यादा करते हैं। जब वेरिएबल कंडीशन होता है, जब वातावरण अच्छा होता है, उनके जैसा होता है, वो जिस इन्वायरमेंट जैसा वातावरण चाहते हैं वैसा रहता है, तो वो बाइनरी फ्यूजन करते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी होता है उनके लिए। इंडोस्पर्म, जब अनवेरिएबल कंडीशन आता है, जब उनके वातावरण उनके अनुकूल हो जाते हैं, तब वो इंडोस्पर्म परफॉर्म करते हैं। इंडोस्पर्म का मतलब है कि जैसे बैक्टीरिया को लगा कि अनफेवरेबल कंडीशन है, तो वो अपने अंदर स्पोर को जमा करते जाते हैं। जब जो जमा करते हैं उसी को हम इंडोस्पोर कहते हैं। स्पोर को जमा करते जाते हैं। मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, तो इसके अंदर बैक्टीरिया स्पोर को जमा करते जाते हैं। जब इन्हें लगा कि फेरिएबल कंडीशन आ गया, यानी कि वातावरण उनके प्रतिकूल हो गया, वो जैसा चाहते थे उस तरह हो गया, तो इसे रप्चर कर लेते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया का जन्म होता है, उसे हम इंडोस्पोर कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनका ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बस
यहाँ पे इसलिए कहते हैं कि मोनेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है, बदला, यानी कि एक से दूसरे में जेनेटिक मटेरियल जाता है, इसीलिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं कि मोनेरा में होता है। देखिए किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे बैक्टीरिया है, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है, ये बैक्टीरिया है और यहाँ पे डीएनए है, किसी का डीएनए होगा और वो बैक्टीरिया एक मीडियम है, उसमें डीएनए है और बैक्टीरिया है, दोनों को अगर छोड़ दे तो बैक्टीरिया डीएनए को अपने अंदर ले लेता है और कुछ वेरिएशन करता है, तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अपने आप को बदल लेना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। कंजुगेशन एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हैं और एक ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम कंजुगेशन ट्यूब बोलते हैं और इस प्रोसेस को कंजुगेशन कहते हैं। और इस ट्यूब के मदद से ये अपना जेनेटिक मटेरियल और ये अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं और फिर वो सेपरेट हो जाते हैं। बाद में वो क्या करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये दोनों आए, अपना कंजुगेशन ट्यूब बनाए और इसमें जो डीएनए है वो एक्सचेंज किया और फिर ये सेपरेट हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इनके अंदर जो डीएनए है वो एक्सचेंज हो गए और ये दोनों अलग अलग सेपरेट हो गए और उसके बाद ये लोग बाइनरी फ्यूजन के थ्रू फिर बच्चे को रिप्रोड्यूस करते हैं। आई होप कंजुगेशन के मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांसडक्शन जैसे एक बैक्टीरिया है और एक वायरस है, दोनों कांटेक्ट में आते हैं और वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करता है और फिर ये सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद ये बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, उसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में मीडियम की जरूरत हुई और कंजुगेशन में दो बैक्टीरिया कांटेक्ट में आए और तीसरा ट्रांसडक्शन में बैक्टीरिया और वायरस कांटेक्ट में आए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया। आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।